माय डीमन वाइफ की 14वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। टीचर एसी क्वीन से कहती हैं, हमारे किंग एक बड़ी सेलिब्रेशन रख रहे हैं और हमारे स्कूल को कहा गया है कि हमें हर क्लास से एक सबसे बेहतरीन लड़के या लड़की को वहाँ पर भेजना है। मैंने अपनी क्लास से रेनिस को चुना है और साथ में तुम्हें भी। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम उस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना चाहोगी, वो भी हमारी क्लास की तरफ से? क्वीन टीचर एसी से कहती है, आखिर ये सेलिब्रेशन है किस किस्म की? टीचर ड्रोना एसी से कहती है, जबकि तुमने रेनिस को चूज कर लिया है तो फिर तुम इसको क्यों साथ ले जा रही हो? एक ही स्टूडेंट जाना चाहिए, ये मेरी तरफ से जाएगी, स्वर्ड्स क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। रेनिस आगे बढ़ता है और क्वीन से कहता है, आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? तुम कौन सी क्लास की तरफ से जाना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेशन में चलोगी हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए? उन दोनों को बातें करते हुए देखकर जियांग का मुंह बन जाता है। सोफी सास जियांग से कहता है, चलो एक वॉक करते हैं, मुझे तुमसे कोई बात करनी है और फिर हमें किंग के पास भी जाना है, उनको जाकर सारी बात को एक्सप्लेन भी करना है। जबकि जालू अभी भी ट्रक में बंधा हुआ पड़ा होता है और कहता है, मुझे कब छोड़ने वाले हो? नेक्स्ट सीन रॉयल पैलेस का होता है। वो सारे लोग पैलेस में चले जाते हैं। टीचर मार्टिन किंग को सारी बात बताते हैं। किंग उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहते हैं, पर्पल ड्रैगन की कमांड साटो के पास है, साटो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम कोई फैसला नहीं कर सकते और इसके अलावा मुझे रीजेंट से भी इस बारे में बात करना होगी। जियांग उसे देखकर कहता है, ये छोटा सा बच्चा इनका किंग कैसे हो सकता है? सोफी सास किंग से कहता है, पर्पल ड्रैगन टीम ने अपनी मर्जी से कीमतों को बढ़ाया, जिसकी वजह से शहर के लोगों पर इसका बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा और हमारे किंगडम में महंगाई हुई। हमें इस बात को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। किंग उनसे कहते हैं, रीजेंट ने कहा था कि मिलिट्री का बजट बहुत ज्यादा टाइट है, इसलिए हमें पैसों की जरूरत है, क्यों ना हम इस मसले को यहीं पर छोड़ दें। जियांग आगे बढ़ता है और किंग से कहता है, ये बात तो ठीक है कि सारे पैसे मिलिट्री को दिए जाए, लेकिन क्या हो अगर कोई करप्ट इंसान इन सारे पैसों पर कब्जा कर ले और ये सारे पैसे मिलिट्री के पास ना पहुँच रहे हों? उसी वक्त पीछे से रीजेंट आ जाते हैं और जियांग की ये बात सुनकर उसे कहते हैं, मुझे करप्ट लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। जियांग पीछे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लगता है उसने सुन लिया। रीजेंट आगे बढ़ते हैं और किंग से कहते हैं, मैंने सुना कि यहाँ पर कोई मसला चल रहा है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। मैंने जब इस सारे मसले को इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि पर्पल ड्रैगन टीम के हेड ने प्राइसेस को इंक्रीज किया और उसने करप्शन की, सारे पैसे अपने लिए रख लिए और हमारी मिलिट्री के बजट के नाम पर अवाम को लूटा। मैंने इस मसले को अपने तौर पर हल भी कर दिया है। मैंने उस टीम लीडर को बहुत ज्यादा सजा भी दी है। मुझे इस तरह के चोरों और करप्शन वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। टीचर मार्टिन रीजेंट से कहते हैं, फ्यूचर में इन क्रिस्टल्स की कीमतें कौन तय करेगा? रीजेंट पीछे की तरफ घूमते हैं और मिस्टर मार्टिन से कहते हैं, आप इस किंगडम के बहुत ज्यादा अहम शख्सियत हैं और साथ ही आपके स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस किंगडम को बनाने में आपका बहुत ज्यादा योगदान है। साथ ही रीजेंट जियांग की तरफ देखते हैं। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये शख्स मुझे जरूर मार डालेगा, थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी। रीजेंट किंग से कहते हैं, मेरे पास एक मशवरा है, अगर आप माने तो क्यों ना हम आज के बाद इन प्राइसेस को तय करना और उन क्रिस्टल्स को निकाल कर लाना, ये सारा कुछ टीचर मार्टिन और सोफी सास पर डाल दें। आज के बाद व्हाइट ड्रैगन टीम ही सारे मसले को हैंडल करेगी। ये बात सुनते ही वो सारे हैरान परेशान हो जाते हैं। मार्टिन रीजेंट से कहते हैं, क्या आप इस बात के लिए सीरियस हैं? रीजेंट मार्टिन से कहते हैं, मैं इस बात के लिए सीरियस हूँ और मुझे ये भी पता है कि उन क्रिस्टल्स को निकालने के बाद रिफाइन करने की जरूरत होती है, इसलिए मैंने मिस्टर जालू से भी बात कर ली है, वो भी आपकी मदद करेंगे। किंग रीजेंट से कहते हैं, तो मिलिट्री का बजट कैसे आएगा? रीजेंट कहते हैं, मिलिट्री के बजट की जिम्मेदारी भी व्हाइट ड्रैगन टीम पर होगी। जियांग सोचता है, अब ये रीजेंट इतना अच्छा कब से हो गया? कहीं ये सोफी सास की वजह से ये सब कुछ तो नहीं कर रहा? किंग उनसे कहते हैं, तो फिर तय हुआ, आज के बाद व्हाइट ड्रैगन टीम ही ये सारे मसले संभालेगी। किंग टीचर मार्टिन से कहते हैं, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, जी आप बताएं आपको क्या काम करवाना है? किंग टीचर मार्टिन से कहते हैं, रीजेंट वेस्ट की तरफ एक जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग हंटिंग फेस्टिवल को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये हंटिंग फेस्टिवल अगली बार समर में होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 10 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा सा अरीना तैयार करो। टीचर मार्टिन उन्हें कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया। जियांग सोचता है, एक बड़ा सा अरीना, इसका मतलब यहाँ पर भी ओलंपिक गेम्स होने वाली है। फिर वो सारे लोग दरबार से बाहर आ जाते हैं। सोफी सास रीजेंट से कहता है, आपने हमारी मदद क्यों की? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। रीजेंट हंसते हुए सोफी सास से कहती हैं, तुम मेरी आर्मी के एक बहुत ही खास कैप्टन हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम वो वाहिद सोल्जर हो जिसने 15 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की थी और बहुत सारे डीमंस को मारा था। तुमने हमारे किंगडम के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें गुरु ने अडॉप्ट कर लिया और तुम्हारा सारा एक्शन खत्म हो गया। अब तुम सिर्फ हमारी किंग के एस्कॉर्ट टीम के मेंबर रह गए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी तलवार को अभी भी एक्शन की जरूरत है? सोफी सास रीजेंट से कहता है, मैं अपने किंग को सर्व करता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। मैंने व्हाइट ड्रैगन टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे फादर गुरु ये चाहते थे
कि मैं किंग की सेफ्टी को इंश्योर करूं, लेकिन मुझे इस बात का क्या पता था कि मेरी टीम के अंदर तुम्हारे भेजे हुए सोल्जर्स भी हैं। एक बार हमारे किंग के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा और मुझे उनकी प्रोटेक्शन पर इतना ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। रीजेंट हंसते हुए उसे कहते हैं, इस कंट्री की भागदौड़ उसके हाथ में होनी चाहिए, जो कि इस कंट्री को ठीक तरीके से चला सकता है, फिर चाहे वो हमारे किंग हो या कोई और। सोफिसास रीजेंट से कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि हमारे किंग अभी छोटे हैं, इसलिए आप इस कंट्री को चला रहे हैं, लेकिन आपको कंट्री चलाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने पर। ये बात सुनते ही रीजेंट भी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर को अनलीश करते हैं और सोफिसास से कहते हैं, क्या तुम्हारे पापा गुरु ने तुमको नहीं बताया कि हमारे कंट्री की क्या हालत है? सोफिसास रीजेंट से कहता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साथ ही वो अपनी तलवार पर भी हाथ रख लेता है। आखिर तुमने मेरे फादर के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतने ज्यादा परेशान है? रीजेंट के साथ साथ सोफिसास भी अपनी पावर को अनलीश करता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं, मेरे पीछे छुप जाओ, अगर इन दोनों ने अपनी पावर को और ज्यादा अनलीश किया तो तुम इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सोफिसास और रीजेंट के दरमियान फाइट स्टार्ट होने वाली होती है कि उसी वक्त व्हाइट ड्रैगन के सोल्जर आते हैं और कैप्टन से कहते हैं, कैप्टन कुछ मसला हो गया है, हमें आपसे बात करनी है। सोफिसास उनसे कहता है, क्या हो गया? वो सोल्जर सोफिसास से कहते हैं, असल में ये बात मास्टर गुरु के बारे में है। मास्टर गुरु ने लाइब्रेरी में अपने आप को फांसी लगा लिया है। ये सुनते ही सोफिसास के साथ बाकी सारे भी हैरान परेशान हो जाते हैं, जबकि रीजेंट हंसते हुए कहते हैं, गुरु ने तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया और मुझे लगा था कि वो बहुत ज्यादा टफ है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। क्वीन बिस्तर पर बैठी अपनी तलवार को साफ कर रही होती है, जबकि जियांग भी वहीं फर्श पर लेटा होता है और अपनी ही सोचों में गुम होता है। क्वीन उससे कहती है, तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या हुआ तुम्हें? जियांग उसे कहता है, अगर मैं तुमको समझाऊंगा भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। क्वीन उसे कहती है, तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं, रेनिस और मैं हम दोनों सिर्फ क्लास फेलोज हैं। ये सुनते ही जियांग हंसना शुरू कर देता है और सोचता है, मैं तो सिर्फ सोफिसास के लिए बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन इसने ये बात कहकर मुझे ये साबित कर दिया कि इसे मेरी परवाह है। जियांग उठकर बैठ जाता है और क्वीन से पूछता है, तुम सेलिब्रेशन में कौन सी क्लास को प्रेजेंट करोगी? क्वीन उसे कहती है, मैं तलवारबाजी की क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। जियांग उसे कहता है, लेकिन रेनिस ने तुम्हें खुद पूछा था, क्या तुम उसे मना कर दोगी? तुम्हें मेरे बारे में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। क्वीन उसे कहती है, मुझे लगता है कि वो मैजिक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं तलवारबाजी की तरफ से जाऊंगी ताकि उसका सामना कर सकूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं उसके खिलाफ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जियांग उसे कहता है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो रॉयल फैमिली का हिस्सा भी है। वो भी ये बातें कर ही रहा होता है कि क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जियांग से कहती है, क्या तुम मेरी ट्रू आइडेंटिटी को भूल चुके हो? साथ ही वो खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तुम सिर्फ एक इंसानी कचरे हो, मुझे तो तुम्हें हर रोज पीटना चाहिए। जियांग उसे देखकर जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन दिन के वक्त का होता है। सोफिसास अपने फादर की कब्र पर खड़ा होता है। टीचर मार्टिन और जियांग भी उसके साथ होते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं, मास्टर गुरु बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो हमारे किंग के टीचर भी थे, उन्होंने इस किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है। जियांग सोफिसास से कहता है, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। क्वीन उसे कहती है, हाँ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। टीचर द्रोना आगे बढ़ती है और उन दोनों के सर पर हाथ रखते हैं और उनसे कहती है, तुम लोग बदला लेने की बात को भूल क्यों नहीं जाते? रीजेंट इस किंगडम के सबसे ताकतवर फाइटर हैं। रीजेंट जब जवान थे तो उन्होंने डीमन ट्राइब के किंग जॉर्ज ओसा के साथ फाइट की थी और मुझे नहीं लगता कि हमारे रीजन के अलावा कोई भी ऐसा इंसान जिंदा है जिसके पास डीमन किंग के साथ फाइट करने की ताकत हो। जियांग क्वीन से पूछता है, क्या ये तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रहे हैं? क्वीन उसे कहती है, मैंने अपने पापा से सुना है कि सिर्फ यही वो एक इंसान था जो मेरे पापा की गिरफ्त से भागा था और वो भी जिंदा। सोफिसास उनसे कहता है, मास्टर गुरु मेरे असली फादर नहीं थे, उन्होंने मुझे गोद लिया था और वो मेरे लिए मेरे फादर से भी बढ़कर थे। साथ ही सोफिसास अपनी बैकग्राउंड स्टोरी शुरू करता है। सोफिसास कहता है, 20 साल पहले ये दीवारें नहीं थी, हम लोग किंगडम में ही रहा करते थे। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी, लेकिन मेरे पापा बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे ताकि मुझे और मेरे भाई हम दोनों को पाल सके। एक शाम ऐसा हुआ कि हमारे गांव पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया। मेरे फादर ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और उन लुटेरों के सामने खड़े हो गए और हमारे गाँव के लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो एक लुटेरे के हाथों मारे गए। मैंने आगे बढ़कर उस लुटेरे के कान पर काट लिया, लेकिन उस लुटेरे ने अपनी तलवार से मुझे भी जख्मी कर दिया और फिर उन्होंने मुझे जमीन पर फेंक दिया। उन्हें लगा शायद मैं मर गया हूँ। उन लुटेरों ने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया जिन लोगों ने भागने की कोशिश की। बाकी सबको वो पकड़कर अपने साथ ले गए। मेरे छोटे भाई को भी अपने साथ ले गए।
मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मर चुके थे। जब मैंने आसपास से पूछा तो मुझे पता चला कि मेरे भाई को वो लोग उठाकर ले गए हैं और उन लोगों ने उसे डीमन ट्राइब में बेच दिया है। उस दिन के बाद से मैंने तलवारबाजी सीखने की कोशिश की ताकि मैं अपने भाई को वापस ढूंढ सकूं। जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो मैंने मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए फॉर्म सबमिट करवाए। सोफी सास कहता है फिर मैं एक सोल्जर बन गया। सोल्जर बनने के बाद डीमन ट्राइब के साथ हमारी जंग हुई। मैंने वहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल किया। उन डीमंस के साथ लड़ते लड़ते मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और बहुत बार मैं बहुत ज्यादा शदीद जख्मी भी हुआ, यहाँ तक कि मैं मरता मरता बचा। एक दिन मास्टर गुरु वहाँ पर आए हमारे कैंप में जख्मियों को देखने के लिए। उस वक्त तक मुझे फ्रंट लाइन सोल्जर बना दिया गया था। वहीं कैंप में एक सोल्जर था जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे मार डालो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मास्टर गुरु गुस्सा हो जाते हैं और सोल्जर से कहते हैं तुम लोगों ने इसे दूसरी जगह पर क्यों नहीं लेकर गए? तुम्हारे डॉक्टर्स कहाँ पर हैं? इसका इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? वो सोल्जर मास्टर गुरु से कहता है हमारे जो भी मेडिक्स थे वो सारे डीमन ट्राइब के हाथों मारे गए, इसलिए हमारे पास अब कोई भी डॉक्टर नहीं बचा। उसी वक्त सोफी सास आगे बढ़ता है और उस लड़के को अपनी तलवार से मार देता है। ये देखकर मास्टर गुरु बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? सोफी सास उनसे कहता है जब तक डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक ये जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये तब तक दर्द में रहे। और यहीं पर हमारी 14वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।